ओके क्लास, आई होप सो आप सबको मजा आया होगा लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री में। अभी हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। समझिएगा, देखिए हीट ट्रांसफर में क्या होता है बेटा, एक जगह से हीट दूसरी जगह पे आनी है। एग्जाम्पल जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे सन का, कि अगर सन से यहाँ तक हीट आ रही है तो जो सन से यहाँ तक हीट आ रही है वो लाइट की फॉर्म में आ रही है, और लाइट एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अगर मैं ये बॉडी लूँ और मैं इधर हीट करूँ तो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इधर भी हीट अप हो जाता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक हीट गई, ये एक अलग स्टाइल से हीट ट्रांसफर हुआ है। जब सन से यहाँ तक आया, ये एक अलग स्टाइल से हीट ट्रांसफर हुआ है। सो सिंपल, समझने की कोशिश कीजिएगा। हीट ट्रांसफर के तीन तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, एक कंडक्शन और एक रेडिएशन। कन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थ्योरी तो समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसके न्यूमेरिकल्स और उनके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे, बस इतना ही कभी आ सकता है कि कन्वेक्शन क्या होता है या कैसे यूज हो जा रहा है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट। मान लीजिए आपके पास ये लोहे की रॉड है, ये लोहे की रॉड है। आप इधर गर्म करो और इधर इधर भी गर्म हो जाए, इसे कहा जाता है कि यहां से हीट ट्रांसफर हुई है, यहां से यहां तक। भाई इधर आपने गर्म किया और यहां गर्म हो गया, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर हुई है। सो सिंपल, इसे कहा जाता है कंडक्शन। सबसे इजी प्रोसेस है भाई, ये हम अपने रोज अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, रेडिएशन क्या होता है सर? रेडिएशन होता है बेटा जब सन से लाइट आई और मेरे तक आई। देख, सन से यहां तक बीच में वैक्यूम भी है, एटमॉस्फेयर तो बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन क्या तब भी लाइट और हीट दोनों पहुंच जा रही है? अरे जब हम सन के अंदर मतलब सनलाइट में खड़े हो जाते हैं तो हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो इसमें क्या है? हाँ, दोनों पहुंच जा रहा है, दोनों पहुंच जा रहा है। तो दिस इज लाइक, ये है रेडिएशन की टेक्निक। रेडिएशन की वजह से लाइट और हीट यहाँ तक आई है। गॉट इट? नाउ लास्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है भाई? देख बेटा, कन्वेक्शन को एक बार समझने की कोशिश करना। आपने हॉट एयर बैलून के बारे में सुना? हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून में क्या होता है, एयर भर देते हैं और नीचे से एक बर्नर लगा देते हैं। बर्नर से उस हॉट एयर बैलून को की जो एयर है उसको गर्म करते हैं, और जो गर्म करते हैं जिसकी वजह से हॉट एयर बैलून ऊपर उठ जाता है। क्या समझते हो बेटा? तो चलिए सुनिए, आपने ये सुना होगा कि हॉट एयर बैलून हॉट एयर की वजह से ही तो उड़ रहा है। बच्चे समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये ज़मीन है या ग्राउंड फ्लोर है, आपने इसे हीट किया। अब जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ के जो पार्टिकल्स नीचे की स्टाइल पे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ज़्यादा गर्म होंगे या जो ऊपर हैं वो ज़्यादा गर्म होंगे? नीचे वाले ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जब ये नीचे वाले गर्म हो जाते हैं तो क्या लाइट हो जाते हैं? अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, अगर जो एयर को हम गर्म करें तो वो लाइट हो जाती है, लाइट होकर ऊपर उठती है। मतलब ये पार्टिकल्स गर्म होंगे, लाइट हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे, और जब ये ऊपर उठेंगे तो एक जगह ऊपर उठ के जहां भी पहुंचे, क्या वहां पे भी तो हीट ट्रांसफर हो गया? गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? भाई बहुत इजी सा बात है सर। नीचे गर्म किया, एयर पार्टिकल्स भी गर्म हो गए, ऊपर उठे तो ऊपर अगर आपका हाथ था तो आप तक हीट ट्रांसफर हो गई। सो सिंपल। गॉट इट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, एग्जाम में एक बार आ चुका है, वो ये कि बताइए तीन मोड कौन से? ये क्वेश्चन नहीं था, बताइए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए तीन मोड कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबकी थ्योरी मैंने आपके नोट्स में लिखी हुई है, सो दैट आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार रीड कर लेना, सबको आ जाएगा। पहले ही आ गया होगा, रीड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती? इस पे पढ़ के नहीं, वैसे कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है? दो भी हो सकती हूँ, तीन भी हो सकती हैं, वैसे तीन है नहीं, कंडक्शन तो मटेरियल में ही होगा। सिर्फ रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन नहीं, सिर्फ रेडिएशन। कैसे सर? अरे रेडिएशन में क्या होता है, ईएम वेव्स होती हैं, यानी कि लाइट होती है। लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन कन्वेक्शन में तो एयर पार्टिकल्स गर्म हुए हैं और एयर ऊपर उठी है ना, तो यहीं से थोड़ी निशाना मारा है, एयर खुद गई है भाई। ओनली रेडिएशन, आंसर मस्ट बी ओनली रेडिएशन। गॉट इट? गॉट इट? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ये और बता दो, सबसे तेज हीट ट्रांसफर किससे होती है? सबसे तेज, सबसे फास्ट मेथड है रेडिएशन। आप ये मत समझिए, समझिए, आपको लगता है कि सर कंडक्शन से सबसे तेज होता है, बट आप एक बात भी तो सोचो, आपको कैसे पता कि हमने मेटल लिया है? क्या नॉन मेटल में कंडक्शन नहीं होता? मतलब नॉन मेटल, व्हाट आई एम सेइंग इज, केमिस्ट्री क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस को मत सोचिएगा।
क्या हम एक्सेप्शन होता है सर, वो मरकरी भी होता है या फिर ये ग्रेफाइट भी होता है, नहीं नहीं ऐसे वाले नहीं कह रहा हूँ, सिंपल मेटल मतलब कंडक्टर्स। अगर कंडक्टर्स हैं तो उनमें आप एक साइड गर्म करो दूसरी साइड गर्म हो जाती है, चलो मैंने माना, लेकिन इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो बहुत फास्ट है। अगर यही प्लास्टिक की ही बॉटल होती है, अभी तो इधर हीट करेगा तो इधर ट्रांसफ़र कहाँ होता है, होता है तो बहुत कम होता है, वुड में हो जाता है। जैसे आप लकड़ी की भी चम्मच लो और उससे कुछ खाना वाना बनाओ तो वो भी गर्म हो जाती है थोड़ी बहुत, चलो मैंने माना, लेकिन होता तो बहुत लिमिटेड है, बता हाँ या ना। लेकिन क्या लकड़ी गर्म नहीं होती क्या, इसका मतलब अरे होती है भाई, रेडिएशन से हो जाती है। तो आपको आप ना मेटल्स या कंडक्टर्स को ही सोच रहे हो। हाँ, कंडक्टर्स में हीट ट्रांसफर फास्ट होता है कंपेयरिंग टू इंसुलेटर्स या कंपेयरिंग टू नॉन कंडक्टर्स, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रेडिएशन ही सबसे तेज है, यही सच है, फास्ट है। और वैसे भी लाइट है, लाइट से ज़्यादा फास्ट क्या होगा, सही है। हाँ, सबसे स्लोएस्ट कौन है, सबसे स्लो हीट ट्रांसफर किस वाले मेथड में होता है, वेरी गुड, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाए तो गलत हो जाएगा। स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। कन्वेक्शन भी फास्ट है, एयर के पार्टिकल जब हीट ट्रांसफर करना शुरू करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं। कंडक्शन ही सबसे स्लो है, जो आपको लगता है कि कंडक्शन फास्ट है, असल में कंडक्शन हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम कंडक्शन से खाना वगैरह बनाते हैं और बहुत यूज़ करते हैं, समझे। स्लो है इसलिए यूज़ करते हो, ईजी टू ऑपरेट है इसलिए यूज़ करते हो। लाइट को कैसे ऑपरेट करोगे, मुश्किल है ना उसे ऑपरेट करना, इसलिए हम कंडक्शन यूज़ करते हैं, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फास्ट है, फास्ट की वजह से थोड़ी ना ऑपरेट करते हैं उसे। चले आगे, बड़े आगे चलिए। अब थर्मल कंडक्शन के टॉपिक के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पहले ही पता है आपको कि मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें क्या ही डिस्कशन करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लो जैसे ए बॉडी ये है और बी बॉडी है, आपने ए बॉडी का हीट करना शुरू किया तो क्या ए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सोच क्या रहे हो, अरे यार हीट करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। ए बॉडी आपके सामने थी, आपने हीट करना शुरू किया, ए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। अब मान लो बी बॉडी जो है वो कम टेम्परेचर पे थी, मतलब आपने उसे हीट नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड थी एक मेटल की रॉड से या कंडक्टर से, तो क्या आप यही कहोगे कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ए का बढ़ेगा T1, तो क्या हीट इधर से इधर ट्रैवल करने लगेगी, तो क्या धीरे धीरे ये भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो क्या ये टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर को हमने बोला T2। बताओ हीट इधर से इधर कब तक ट्रैवल करेगी, वेरी गुड। और टेम्परेचर बैलेंस मतलब जब तक इधर और इधर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी यार, सही है, बहुत बढ़िया, पक्का। चलो अब एक बात समझने की कोशिश करो, अब एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, जब हीट इधर से इधर जा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सेकंड में 500 जूल या 500 कैलोरी चली जाए, मगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभार के एक सेकंड में 1000 कैलोरी या 1000 जूल चली जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज द डिफरेंट थिंग कंपेयरिंग टू जो हम लास्ट में पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाए ये एक अलग बात, और एक बॉडी में ही एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाए ये एक अलग बात। एक को कहोगे फ्लो और एक को कहोगे ट्रांसफर, दोनों में फर्क है, समझ पाया। फॉर एग्जाम्पल आप इस रूम में बैठे हो, मैं आपसे कहूँ दूसरे रूम में चले जाओ, तो हो गया आप ट्रांसफर हो गए। लेकिन इट्स लाइक कि मैं आपसे बोलूँ कि आप एक रूम के कोने में बैठे हो, वहाँ से चलो और इधर वाले कोने में आ जाओ, तो ये तो फ्लो हो गया ना बच्चे, फिर आप फ्लो हो गया एक बेसिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा टिपिकली इंग्लिश वर्ड्स में मत जाना, फील इट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा सबने, जब कोई बॉडी आगे वहाँ, मतलब जब कोई बॉडी क्या, जब कोई एनर्जी उधर से इधर आ रही है तो कितनी फास्ट आई, इसको कहते हैं रेट ऑफ हीट। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस चैप्टर में एक टर्म इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज dq/dt। क्यू क्या है यहाँ पे, हीट, टी क्या है यहाँ पे, टाइम के टेम्परेचर। हाँ, इस फॉर्मूले में dq/dt में टी टाइम है और इस चैप्टर में टाइम भी आएगा टेम्परेचर भी आएगा। सो रिमेंबर दैट जब मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ तो टेम्परेचर है, स्मॉल टी लिख रहा हूँ तो टाइम है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या ऐसा ही तुमने 12th क्लास में या 10th क्लास में भी देखा था, dq/dt, क्यू वहां पे चार्ज होता था। बताओ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी या फिर dq/dt, क्या करंट होता था। अरे वहां याद है, dq/dt या फिर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट। करंट या इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इस चैप्टर में भी डी क्यू ओवर डी टी होगा, बस हम उसे हीट करंट कहेंगे। आई फॉर करंट, एच फॉर हीट। इस चैप्टर में भी करंट है, मतलब ये बोल रहा हूँ करंट वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 10th में पढ़ा आपने, अब देखो करंट है, बस फर्क इतना है हीट का है तो हीट करंट है, तो आई है ही। एच लिख दिया मैंने सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट करंट, बस इतना ही। अच्छा, डी क्यू ओवर डी टी क्या होता है? क्यू क्या होता है सर? क्यू होती है हीट, और टी क्या होता है? टाइम। एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है उसे ही हम क्या कहेंगे? हीट करंट। बस एक छोटी सी बात, हीट करंट के बजाय अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो किस में नपता था? जल्दी बताओ, छोटी छोटी चीजें, एम्पियर में। लेकिन हीट करंट किस में नपेगा सर? ये नपेगा कैलोरी में, ये नपेगा सेकंड में, तो ये नपेगा कैलोरी पर सेकंड में। हीट करंट नपेगा कैलोरी पर सेकंड में। बताओ आया कि नहीं आया? कोई बड़ी बात तो नहीं है, बड़े आगे चलो। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां से हीट करंट ही है जो फ्लो के इधर आ जाता है। अच्छा सर, हीट करंट को अगर यहां से यहां आना है तो यहां पे मीडियम कहाँ है सर? पूरी बॉडी ही मीडियम है। अरे नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब यहां से यहां हीट को फ्लो कौन करा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते थे तो तब बनता था इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्या बोल रहा हूं, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं हीट को इधर से इधर भेजने में। अगेन किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए सर इस तरह तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो करंट ही बन गया, इलेक्ट्रिक करंट ही बन गया, तो फिर तो रॉड को गर्म करो करंट बन जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं इस बार व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्री हैं तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको लगे ये कैसे होगा? कोई बड़ी बात नहीं, अभी समझाता हूँ। आपने मूवीज़ में, शॉर्ट्स में या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि ऐसा कुछ तो गेम होता है कि आपके पास एक पत्ता इधर, एक पत्ता इधर है, एक कबर्ड इधर, एक कबर्ड इधर है, ऐसे गिरता है। तो ये गिरता है इस पे, ये गिरता है इस पे, फिर वो गिरता अगले पे, फिर वो गिरता अगले पे, फिर वो गिरता अगले पे। क्या बोलते हैं उसको? डोमिनो इफेक्ट, है ना? ऐसे ही, पता नहीं है तेरे को? इसको मेरे को भी अभी थोड़े दिन पहले बच्चों ने बताया, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं शायद। मेरे को तो ऐसा लग रहा था डोमिनोज ने कहीं इसी के ऊपर नाम ना रखा हो, क्या पता रखा हो, मतलब कि एक पिज़्ज़ा खाओ फिर उसके बाद एक और खाओ फिर एक और खाओ, इस तरह मोटे हो जाओ मेरी तरह एकदम। समझ गया? समझ गया बेटा? चले फिर आगे चलो। सर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जब आप हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आती है एनर्जी, बेसिकली वाइब्रेशन। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज वाइब्रेट करेंगे और बहुत सारे होंगे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसको देता है, ये इधर, ये भी अभी भी करता रहता है क्योंकि हीट तो अभी भी दे रहे हो, तो ये भी करता रहता है और ये भी करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर ये तीसरे को टकराता है, फिर चौथे को टकरा के, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है? वाइब्रेशन उनमें भी आती है, पर प्रॉब्लम ये है इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव होने के लिए, रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ। तो पता है ना ये आपको, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो जाता है। ज़्यादा डीप चले गए, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी थ्योरीज है। बड़े आगे, ठीक है, जल्दी से आ रहे हैं हम न्यूमेरिकल पे, परेशान मत हो। चलिए, अब एक और चीज़ जो आपको पढ़नी है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट? भाई मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखो भाई, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, यहाँ पे आपने इसे गर्म किया, बहुत गर्म किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया, और ये वाली साइड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है अभी, तो क्या लगता है, क्या हीट ए से बी पे फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? जल्दी बोलो, क्या हीट ए से बी पे फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर, ये भी कोई पूछने की बात है। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर किसी फिक्स टाइम पे मैं आपसे बोलूं कि इसके जस्ट बीच में एक पॉइंट है सी, उस पे जो टेम्परेचर है, सी पे जो टेम्परेचर है वो, बी पे जो टेम्परेचर है वो, और ए पे जो टेम्परेचर है वो, क्या वो सेम रहेगा? किसी भी फिक्स टाइम पे इधर से हीट कर रहे हो, टेम्परेचर ज़्यादा, ये तो आपको समझ में आता ही है। इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे मैंने इसे पॉज करके देखना चाहा, इस मोमेंट पे बताओ, क्या बी का टेम्परेचर आपने देखा 0 है, ए का टेम्परेचर 100 है, और ये कंडक्टर है, तो क्या सी का टेम्परेचर क्या होगा? क्या 0 ही होगा, क्या 100 ही होगा, कुछ और होगा? कुछ और होगा, तो जल्दी से बताओ, 100 से ज़्यादा कि 100 से कम, और 0 से ज़्यादा कि 0 से कम? वेरी गुड। कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा? कहना ये चाह रहा हूँ कि हीट जो है वो इधर से इधर जा रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और कम, तभी तो 0 आया, है ना? अब सुन, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? कितनी आगे जाने पे, आगे को मैं मतलब लेंथ को मैं एक्स साइड नोट कर देता हूँ, कितनी आगे जाने पे कितना टेम्परेचर का चेंज आ जाए। आप ही तो बोल रहे हो टेम्परेचर का चेंज आएगा, अबे भाई यहाँ 100 है, यहाँ के कम हो जाएगा ना,
तो क्या टेम्परेचर चेंज आ जाएगा ना। कितनी आगे बढ़ने पे कितना टेम्परेचर का चेंज आता है उसे ही हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर मैं बढ़िया फॉर्म में लिखना चाहूँ कि सर एक्चुअली में फॉर्मूला तो बताओ, तो बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आएगा डी टी ओवर डी एक्स, स्मॉल टी नहीं। एक सेकंड में कितना टेम्परेचर चेंज है ये नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे हिस्सा था उससे 1 मीटर दूर जाकर कितना टेम्परेचर कम है ये बोल रहा हूँ। ये तो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, समझ पाया। तो फिर वो क्या था, डी क्यू ओवर डी टी। अरे सर वो तो हीट का रेट था, वो तो हीट करंट था, वो अलग ही, ये अलग है। बताओ आया कि नहीं आया, पक्का ठीक है। चलिए एक ट्राई करते हैं मतलब क्या। अच्छा ये तो डिफरेंशियल की फॉर्म में था, अगर एवरेज की फॉर्म में देखें तो बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, हाँ और क्या सर, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स की जगह लेंथ ही ले सकते हो आप। क्या मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, कोई बोले यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, आपसे पूछे बताओ टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना इफ़ लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मीटर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ डेल्टा टी कितना है, यहाँ 100 यहाँ 0, तो क्या 100 माइनस 0 100 अपॉन में लेंथ कितनी 10, तो आंसर कितना 10 आगे कैलोरी या फिर केल्विन, क्योंकि डेल्टा टी है। अबे चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो सेल्सियस में ले ले, तुमने केल्विन बोला था ना, हाँ तो चाहे सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो, एक ही तो बात है। तो चलिए 10 सेल्सियस या फिर 10 केल्विन पर मीटर, मतलब क्या 1 मीटर आगे बढ़ता, यहाँ से 1 मीटर आगे बढ़ता तो कितने का डाउन हो जाता, 10 का। फील द टेम्परेचर ग्रेडियंट, व्हाट इज द फील ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि सर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर का मतलब है जहाँ मैक्सिमम पे हो, 1 मीटर आओगे 10 का ड्रॉप, 1 मीटर और आओगे 10 का और ड्रॉप, 1 मीटर और आओगे 10 का और ड्रॉप। तो मतलब अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट 10 है और मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 मीटर लंबी रॉड है, मैं आपसे पूछूं बताओ 3 मीटर आगे आके, इधर से 3 मीटर आगे आके क्या टेम्परेचर, खेला खत्म, इतना सही तो आया। बताओ आया कि नहीं आया, समझ गया बेटा, चल फिर। अच्छा एक बात बताना मेरे को, मेरे पास एक तो आयरन था और मेरे पास एक कॉपर था। अब सोच के देख के, आयरन की रॉड भी है, लेंथ ए है, एरिया ए है, और यहाँ पे भी लेंथ एल है, सॉरी मैंने ये बोल दिया। ये सब आपके पास रॉड है, एक कॉपर की और एक आयरन की। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर यहाँ 100 है और यहाँ 0 है, तो क्या यहाँ भी 100 और यहाँ 0 हो, ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है? नहीं। कैसे सर, कंडक्टर हैं, अलग अलग पावर रखते हैं, हीट करंट में भी इलेक्ट्रिक करंट में भी। याद है आयरन इज नॉट एज मच एज गुड कंडक्टर एज कॉपर। आयरन कंडक्टर है, इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया कॉपर है, ये तो अपने को पता है ना यार। बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, लेकिन सेकंड बेस्ट में तो कॉपर आ जाता है ना फिर, पता है ये बात, ये तो 10th में बताई थी, पक्का। तो बेसिकली हीट में भी ऐसे होता है बच्चे, हर मटेरियल सेम हीट करंट नहीं फ्लो करता, हर मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से हीट करंट भी अलग अलग होता है। गॉट इट एवरीबडी? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सोच के बताना, अगर ये रॉड की ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो तब तेजी से हीट करंट आगे फ्लो करेगा, कि स्लो हो तब तेजी से करेगा? मतलब हीट करंट कब ज्यादा होगा, अगर ये एरिया ज्यादा हो या एरिया कम हो? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पतली वायर में या रॉड में ज्यादा तेज हीट जाएगी कि चौड़ी वायर में? चौड़ी में जाती। अब एक बात बता, कौन ले जा रहा है वहां से वहां तक? इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा चौड़ी लोगे क्या उतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओहो, नहीं आया अभी भी समझ, पक्का भाई। ऐसे सोच लेना, मान लीजिए हमारी दुनिया के अंदर 100 रुपए का नोट है, बस 100 रुपीज़ नोट, जितने ज़्यादा नोट उतने ज़्यादा अमीर। इसमें सोचने की क्या बात है, उतना ज़्यादा खर्चा कर पाओगे तुम, उतना ज़्यादा बाहर घूम पाओगे तुम, पक्का ना? शक कर रहे हैं इसमें? अबे सही है यार, सब बढ़िया, परेशान मत हो तुम, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, समझते हो? अच्छा, हीट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सर ज़्यादा दूर होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आई की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आई होता है डी क्यू ओवर डी टी। देखो समझ में आया ना, पक्का? अच्छा, और
और सर अभी इतना काम नहीं चलेगा, एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। मतलब सर मतलब कुछ नहीं, कांस्टेंट ऐसा ना लगाओ, जोड़ दो। जोड़ूं इससे पहले एक और चीज़, क्या आई इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर? कहने का ये क्या मतलब है सर? देख, ये वाली साइड 100 डिग्री सेल्सियस पे होती और ये वाली साइड 90 डिग्री सेल्सियस पे होती, तब ज़्यादा तेज जाता हीट, या फिर ये 100 पे होती और ये 0 पे होती, तब ज़्यादा तेज जाता? अबे तेरे को दिख नहीं रहा ये अमीर है ये गरीब है? ये बहुत अमीर है ये बिल्कुल ही गरीब है, तो ज़्यादा तेज जाएगा इधर, या फिर ये भी अमीर है ये भी लगभग लगभग अमीर ही है, तो उसको थोड़ी दान देगा ये? फालतू की स्टोरी। मगर तेरे को समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 10 का है, इसमें क्या ही दया आएगी इसको, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 100 का है, 90 का भी नहीं भाई। 100 माइनस 0 100 होता है ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 का है, यहाँ पे तो दया आएगी ना कि चल ले ले। बोल कहाँ पे रेट ज़्यादा होगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में। सो बेसिकली सेम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। क्या मैं आई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टी लिखूँ? बोलो बोलो बोलो, इन सब को मिलाओ फटाफट। तो क्या आएगा? आई एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चाहिए होगा, वो कॉन्स्टेंट के, इसे थर्मल कॉन्स्टेंट बोल देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? सॉरी। सबको आया? सबको आया? ऑनलाइन में भी सबको आया? चलो नाउ इट्स योर टास्क, फाइंड द यूनिट ऑफ के। के क्या है यहाँ पे पहले बोलो? थर्मल कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट अगर के है तो तेरे को यहाँ किससे इसकी यूनिट निकालनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को सुन, मेरे पास एम्पियर कहाँ से आया? हीट करंट है, करंट नहीं है बेटा। आई क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी। क्यू क्या होता है वहाँ पे? अभी तो लिखा था आपने, आई, आई के लिए लिखवाया तो था मैंने, कॉपी नहीं किया क्या अभी? कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले तो पॉज करके कॉपी कर लो बेटा, रिवर्स देख के। आप लोग बेटा कॉपी नहीं भी कर रहे तो आप लोग ऐसे समझो, क्या आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है। क्यू क्या होता है? हीट। हीट किस में नपेगी? जूल में। ऐसा ही में नाप तुम, हीट किस में नपेगी? जूल में। जूल अपॉन सेकेंड, तो क्या यहाँ जूल अपॉन सेकेंड लिखा है? अच्छा, क्या ये एल है तो मीटर में, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में, डेल्टा टी केल्विन में। इधर उधर ले जाके क्या के का यूनिट नहीं निकाल पाओगे? फाइंड आउट, फाइंड आउट, डू इट बेटा। ऑनलाइन क्लास में भी डू इट, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ के, तभी तो यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज होती रहेगी भाई। इसी की डायमेंशन आती है एग्जाम में। कोई आपसे देख लो, देख लो, इसी की यूनिट आएंगी डायमेंशन में। कोई आपसे स्पीड की डायमेंशन और स्पीड की यूनिट नहीं पूछेगा। आपका भी ये आया? चलो देखते हैं, इसे यहाँ पे देखते थे। सर आई जो है ना, आई, आई होता है क्या? जूल पर सेकंड, यही होता है ना? अब रुक, ये होता है ना आई जूल पर सेकंड, ये होता है ना आई जूल पर सेकंड। अब मेरी बात सुन, जूल पर सेकंड तो वॉट होता है, सुना है क्या तुमने? अरे पावर सुना ना अभी थोड़े दिन पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। बेसिकली ये जूल और ये सेकंड, तो ये तो वॉट में नपता है। कहना है इसे कि हीट करंट की यूनिट वॉट भी होती है। ऐसा ही यूनिट ऑफ हीट करंट इज वॉट। ये पावर ही है एक तरीके की, समझ आया? पक्का? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे बेटा। लेकिन फिर भी जो आपने सॉल्व किया बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे देखें। सर आई की हो गई वॉट इज इक्वल टू, के की तो निकालनी है, उसकी हो गई मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, और डेल्टा की हो जाएगी केल्विन। तो सही है फिर, के की क्या ही? वॉट मीटर, ना वॉट मीटर इनवर्स, या अपॉन में आप पर भी कह सकते हो, और केल्विन भी इनवर्स। गॉट इट? हो गया था बेटा सबका? ऑनलाइन में भी एक बार यस लिखो, भले रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस आता है। हो गया सबका बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह बारे में लिखा है वो आप बता चुका हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। अब सुन, अब सुन बेटा, होता क्या है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना आगे बढ़ो हमेशा, दोबारा बताता हूँ, मान लो ये रॉड है, आप यहाँ से यहाँ तक आए 1 मीटर, और 1 मीटर पे 10 का ड्रॉप आया, तो अगले 1 मीटर पे भी 10 का ड्रॉप, अगले 1 मीटर पे भी 10 का ड्रॉप, अगले 1 मीटर का पर भी 10 का ड्रॉप। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, ज़्यादातर हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे करंट को स्पेशल नाम दिया गया।
और उसे बोला गया स्टेडी करंट। क्या बोला गया? स्टेडी करंट। आपको पता भी नहीं है, लेकिन असल में ना, चाहे इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस हो, चाहे ऐसे हीट करंट के क्वेश्चंस हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में लिखा रहता है अ स्टेडी हीट करंट इज फ्लोइंग, या फिर उधर भी करंट में लिखा रहता है स्टेडी करंट इज फ्लोइंग। ये स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब ये है बच्चे, देख देख, यहाँ इस साइड तूने 100 पे टेम्परेचर ले आया, इस साइड तू 0 पे ले आया, और ये लेंथ मान लो 10 मीटर का था, तो तूने देखा टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आया? 10। यही दिखा था ना मैंने अभी। अब सुन सर, 1 मीटर पे कितने का ड्रॉप? 10 का। तो यहाँ बचा कितना? 90। अगले 1 मीटर पे एक और 10 का ड्रॉप, बचा कितना? 80। इससे अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहे तो कहा जाता है स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। क्या कहा जाता है? स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। सुन, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है तो आपको स्टडी फ्लो ही मानना है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है, और अगर अनस्टडी फ्लो होगा तो फिर वो एग्जाम में देगा। समझ पाया? एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी फ्लो के ही आएंगे। गॉट इट? और आगे बढ़े, चलिए। अब आप एक बात और समझिएगा, अगर स्टडी फ्लो होगा तो डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। वही तो बोल रहा हूँ, मतलब अगर 10 आ गया तो 10 ही रहेगा पूरा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, फिर तो कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी। समझ पाया बच्चे? चल और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, स्टडी के अंदर ना हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से हीट आई, यहाँ पे गई, और ये हीट आगे जा नहीं रही। मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसे समझ, स्टडी करंट मतलब, एक बार देख लो, यहाँ से हीट किया आपने, यहाँ से यहाँ हीट जा रही है, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से आगे हीट ट्रैवल नहीं हो रही, बस ये यहीं तक जा रही है। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? अच्छा, थोड़ी थोड़ी हीट बाहर जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी हीट बाहर जा रही है। वो कैसे फॉर्म में जा रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। हर बॉडी कुछ ना कुछ हीट तो बाहर निकालती है रेडिएशन की फॉर्म में। ये हमने आपको कैलोरीमेट्री के टाइम पे बताया था। एसी, अगर हम इतने सारे एसी हैं, सॉरी इतने सारे एसी नहीं, एसी है कि मान लो हम बहुत सारे लोग यहाँ पे रूम में बैठे हैं, अगर बहुत सारे लोग रूम में बैठे हैं तो क्या ये रूम में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एसी से? फिर हमें 4 एसी लगवाने पड़ते हैं। बताओ हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, तो सर जब ये बहुत सारे लोग अपने अंदर से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रहे हैं तो ये भी तो सोचो कि सर निकाल कैसे रहे हैं? कंडक्शन से? ऐसे पकड़ पकड़ के हीट कर रहे हैं क्या हम लोगों को? ये ले भाई हीट रुके, इधर आ हीट करना है, ऐसे थोड़ी होता है यार। क्या करते हैं सर्दियों में? अभी तो गरम गरम कहाँ रखते हैं, ठंडे ठंडे होते हैं भाई वो सही कह रहा है ये। सर्दियों में ऐसे तड़पाते हैं लोगों को। ऐसे दोस्त लोग क्या करते हैं, गर्दन पे हाथ रखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है चलो मेन टॉपिक पे आओ। तो फिर हीट ट्रांसफर हो कैसे रही है? मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो रूम में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, कर कैसे रहे हैं? रेडिएशन से। सही है, तो इसमें भी तो होता होगा रेडिएशन। अगर ये बॉडी और ये गर्म है तो रेडिएशन से यहाँ से भी तो हीट बाहर निकलेगी। वही कह रहा हूँ बस। समझ पाया बेटा? चल फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। अब ये क्या है आइसोथर्मल सरफेस? इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप एक बात बताऊं, सोच के देख। मेरे पास एक पेपर है, मैंने इसके सेंटर पे आग लगाई। ये आग कैसे जाती है? कैसे किधर कुधर भी चली जाती है कि हमेशा गोल गोल ही बना के जाती है? होता भी है ऐसा जलाया नहीं सर, ऐसा तो करा ही नहीं। अब कारपेट बिछा हुआ है, वरना एक्सपेरिमेंट अभी कर डाले क्या? चलो फिर अभी क्लास में एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं, अभी पता लग जाएगा। चलो मान लीजिए आपके पास ये पेपर है, एक फिर बिल्कुल फर्जी सा लेकिन मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपके पास ये पेपर है, आपने क्या किया, इसको बिल्कुल यहाँ से आग लगाई, बिल्कुल सेंटर से। भाई बहुत मजबूत पेपर है भाई। बुझ ही नहीं रहा था भाई। देखे, अब मेरे को बता शेप कैसी बनी? अगर मैंने इसके यहाँ पे जैसे बीच में आग लगाई तो ये यहाँ से और यहाँ से तो नहीं चल रहा। बेसिकली गोल भी, और ये गोला बढ़ता जाता और फिर सब जगह से जल जाता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप कहीं पे बीच में हीट करोगे तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा गोल गोल, पहले बीच का, फिर उससे बराबर वाला गोल, उससे बराबर वाला गोल, उससे बराबर वाला गोल, उससे बराबर वाला गोल। क्योंकि कमरे में थोड़ी सी हवा है इसलिए ये गोला परफेक्ट गोला नहीं बना। अगर यहाँ फ़ैन और एसी सब बंद कर देते तो ये गोला बिल्कुल परफेक्ट बनता है ऐसे। ये देखो समझ में आना यार? चल अब तो कंफर्म है ना? सारे कपड़े गंदे हो गए,
कोई नहीं, मजा आया एकदम। मुझे बस डर इसका लग रहा था ये बुझ नहीं रहा था। चलिए अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ सेंटर पे तूने आग लगाई, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इससे ज़्यादा, फिर बढ़े, फिर आगे। समझने की कोशिश कर। अगर तुमने 12th में कभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा होगा, जो 12th में है, जो ड्रॉपर में है बच्चे, उन्होंने ही पढ़ा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो 11th में है परेशान मत हो, बस जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए, बाकी 12th में पढ़ लेंगे जो 11th में है। सुनो क्या बोल रहा हूँ। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते थे? ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहे। ऐसे ही यहां पे होता है इक्विथर्मल सरफेस। अभी क्या होता है इक्विथर्मल सरफेस या फिर आइसोथर्मल? वैसे आइसोथर्मल नहीं होता, गलती से हेडिंग डाल दी शायद मैंने। चलो आइसो का मतलब भी वही है। देखिए क्या बोल रहा हूं, मतलब हाँ आइसोथर्मल ही होता है भाई, सॉरी आइसोथर्मल ही होता है। सुन, आइसो का मतलब क्या है? सेम। थर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर। अब क्या बोल रहा हूं देख, मतलब ये कि अगर आपके पास इस सर्कल पे एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट होता, बताओ इन सारे पॉइंट पे टेम्परेचर सेम क्या अलग अलग? सेम होगा। सर कैसे? तभी तो यही वाला पार्ट जला। तेरे को पता है अगर तू बीच में आग लगाएगा तो इट्स लाइक बीच में से आग बाहर की तरफ जा रही है, मगर ऐसा तो नहीं ना ये वाली ज़्यादा भाग गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ इधर वाला ज़्यादा तेज भाग गया। वाई? बिकॉज चक्रे में जितने भी पार्ट, जितने भी पॉइंट्स हैं, सबका टेम्परेचर सेम है। मतलब इसका 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 सबका टेम्परेचर सेम है। सही है? तो बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी। ऐसे सारे पॉइंट जिनका टेम्परेचर सेम है, अगर उनको जोड़ लिया जाए तो एक सरफेस बनाते हैं, एंड दैट सरफेस इज नोन एज आइसोथर्मल सरफेस। कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या वो इस पेपर में सर्कल फॉर्म करेंगे? क्या वो इस पेपर में सर्कल फॉर्म करेंगे? नाउ इमेजिन, इधर से हीट किया, इधर तक हीट जा रही है, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट है, मतलब इधर से इधर मस्त एकदम प्रॉपर ड्रॉप हो रहा है। इधर का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना? 100। इसका कितना? वो भी 100। इसका कितना? वो भी 100। इसका 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 सबका 100। इसका कितना? क्या 100 होगा कि कम होगा? तो क्या ये और ये आइसोथर्मल है? नहीं। पर क्या ये पूरा का पूरा आइसोथर्मल है? इसके हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम होगा। तो बेसिकली आइसोथर्मल सरफेस, कोई शेप बोले, शेप बताओ। स्क्वायर कि रेक्टेंगल ही बोल सकते हो आप, जैसा भी, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल बता। हाँ या ना? सर्कल तो नहीं दिख रहा ना इसमें? देखो समझ में आया क्या बच्चे? पक्का? ठीक है। तो ऐसे वाला सरफेस आइसोथर्मल होगा। अगर ये रॉड गोल होती तो फिर सर्कल होता, फिर आइसोथर्मल में। बताओ आया क्या? पक्का? बस कुछ अलग अलग टाइप के आइसोथर्मल सरफेस होते हैं, जैसे सर्कल होता है, एग्जाम्पल लाइव वाला, वो वाला कॉपी बनाया हूँ। एक प्लेनर आइसोथर्मल, जैसे ये बॉटल वाला प्लेन बन गया ना आइसोथर्मल में, ठीक है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल आइसोथर्मल। अब ये क्या है? मान ले कैंडल तूने यहाँ लगा दी, तो क्या उसके गोले में हीट आएगी कि यहाँ भी तो आएगी, कि नीचे भी तो आएगी? अरे नहीं समझ पा रहा क्या? आया? देख देख देख, अगर यहाँ कैंडल है तो इससे 1 मीटर इधर, तो 1 मीटर इधर भी तो हीट है, तो 1 मीटर इधर भी तो हीट है। 3D में सोच, आगे भी तो हीट है, पीछे भी तो हीट है। तो इट्स लाइक अब अगर मैं सरफेस बनाऊंगा तो स्फेरिकल बनेगा, सर्कल थोड़ी बनेगा। देखो आया कि नहीं आया? पक्का? 3 तरह के होते हैं, एक सर्कुलर, एक प्लेनर और एक स्फेरिकल। सो सिंपल। बढ़े आगे? चलिए, ये रेट ऑफ कंडक्शन बिटवीन आइसोथर्मल सरफेस, ये वही है जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर यहाँ से यहाँ हीट करंट जा रहा है तो वो किस किस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे? तो आई थिंक नोट्स आपके पास हैं, आपको दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले चाहें तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, उन्हें भी ज़रूरत नहीं है, जब नोट्स उनके भी मिल जाएंगे। नहीं तो पॉज कर लो बेटा, अगर नोट्स नहीं मिल रहे तो। चलें फिर आगे। चलिए, यूनिट वगैरह हम सब निकाल ही चुके हैं। इसको ना फॉरियर्स लॉ कहते हैं। बहुत ज़्यादा नाम इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, बस इसलिए फॉरियर्स लॉ कहते हैं इसको। आगे देखो बेटा, एक ग्राफ बनाना है अपने को टेम्परेचर और एक्स में। एक्स क्या है यहाँ पे? लेंथ। टेम्परेचर और लेंथ में ग्राफ बनाना है स्टेडी का। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे बेटा ऑनलाइन में। स्टेडी फ्लो ऑफ करंट का टेम्परेचर लेंथ ग्राफ बनाना है। ओके, आई होप सो सबने बना लिया होगा। देखिए करते कैसे हैं सर, इसमें क्या है? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई होता है माइनस के ए डेल्टा टी बाई डी एक्स। ये माइनस कहाँ से आ गया? जैसे जैसे लेंथ आगे बढ़ेगा, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव होगा
तो क्या चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होगा? कैसे? अरे सर एक्स आगे बढ़ोगे, लेंथ में आगे बढ़ोगे तो टेम्परेचर तो कम होगा ना. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइनस. यू कैन इग्नोर इफ यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. आपको पता ही है टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप मैग्नीट्यूड पे भी काम कर सकते हो. खाली पता समझ पे आ गया बेटा? ठीक है, चलिए. तो इट्स लाइक डी क्यू इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स. अच्छा, क्या अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था टी एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब टी एक्स को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड, डी टी और एक्स को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड. अरे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है. तो क्या डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट? क्या डी टी बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ? जितना इजीली तुमने बना दिया बेटा, ये इतना इजीली बना दिया क्योंकि ग्राफ इजी था. तो आप समझे इसे डील कैसे करते हैं. कोई भी नया ग्राफ आ जाए एग्जाम में तो उन्हें डील कैसे करते हैं. आपके पास फॉर्मूला तो है ना, फॉर्मूला है तो जिसका ग्राफ बनाना है उसे अलग करके बाकी सबको अलग कर लो. मतलब टी और एक्स को अलग करो, टी और एक्स को अलग करो, बाकी सब दूसरी साइड. अब आप इस साइड में देखो क्या क्या कांस्टेंट है. ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. जरूरी नहीं है हर बार सब कुछ कांस्टेंट हो, चेंज भी हो सकता है. बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, अभी सब कांस्टेंट है. अरे बोल बोल, कांस्टेंट है क्या? अब ध्यान से इधर देख, क्या टी और एक्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे डिवाइड में लिखें? एक साइड ही तो किया तूने, मैंने थोड़ी ना कहा डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे तो कुछ नहीं कहा. जब तूने इसे अकेला एक साइड किया तो बता टी और एक्स डिवाइड में लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिखें? डिवाइड में. और जब भी दो चीज डिवाइड में हो और उन्हीं का ग्राफ बना रहे हो तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये भी सीखा था मतलब लास्ट कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में ही. एक एक्स पे है और एक वाई पे है, सॉरी उल्टा, ये वाला वाई पे और ये वाला एक्स पे है. तो क्या इसका एक्चुअली में स्लोप है? सुनते रहो क्या बोल रहा हूँ. अजीब भी लग रहा है तब भी बेटा बस ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ. दिस एक्चुअली इज द स्लोप ऑफ टी एक्स ग्राफ. एंड ध्यान से देखिए, ये स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है. स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है. सर इससे क्या मतलब है, मैं बताता हूं. मान लो ये टी और ये एक्स, अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया तो वो सही है, या आपने ऐसा ग्राफ बनाया तो वो सही है. इन दोनों में क्या सही होना चाहिए था, पहले ऐसे चेक करते हैं. वैसे तो ये दोनों गलत है मगर सुनते तो रहो. अच्छा सर कैसे चेक करें, मैं बताता हूँ. एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी. क्या दोनों का स्लोप अलग अलग के सेम? सेम है. अब उधर देख सर, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इस पर टेंजेंट इस पर टेंजेंट, स्लोप अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है. स्लोप तो चेंज ही नहीं होना, स्लोप तो कांस्टेंट रखना है. मतलब कोई भी ग्राफ जो बनाओगे वो कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी. बता आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि स्लोप नेगेटिव है. अभी भाई ये स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस का. क्या इसका मतलब माइनस का कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, यही तो बता रहा है ना ये. तो स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है. ये तो ये वाला ग्राफ में फिर से दो प्रोबेबिलिटी, ये बनाऊं कि ये बनाऊं, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला. वाई? क्योंकि नीचे वाले में स्लोप नेगेटिव है, ऊपर वाले में तो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंगल 90 से कम है. देखो आया कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया? देखो भी आ गया बेटा. पक्का? पक्का? आप बताओ 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 बताओ. बढ़िया, फिर बढ़े आगे, बढ़े आगे. ठीक है, तो सुनो. इसलिए ग्राफ बना ये वाला. बोलो बोलो बोलो. सही तो, ये तो बनाया था ना सबने बनाया था ना ऑनलाइन में बेटा, सब बढ़िया. लेकिन अब हम एक और बात, ऐसे वाले सिस्टम में हमने ये माना कि हीट बाहर गई कि नहीं गई? नहीं गई, तभी तो हीट करंट कांस्टेंट है, नहीं तो क्यों चेंज ना हो जाता. समझ पाया? तो ऐसे वाले को ना हम ये भी कहते हैं कि हीट बाहर नहीं गई, इसे हमने मतलब रेडिएशन से जो हीट बाहर गई होगी उसे हमने इग्नोर कर दिया, उसे हम कहते हैं लैग्ड. लैग्ड. और स्टेडी तो है ही क्योंकि के तो कांस्टेंट ही था. लैग्ड एंड स्टेडी. नाउ अगेन ऐड सम पॉइंट्स इन योर थ्योरी. आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हीट ट्रांसफर के, मैक्सिमम क्वेश्चंस लैग्ड एंड स्टेडी ही होंगे. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस, एक आध को छोड़ के. अब वो एक आध तो मैं यहीं पर ही करा दूंगा, बाकी जो मैं कराऊंगा लैग्ड एंड स्टडी के ही भी कराऊंगा बहुत सारे. लेकिन एग्जाम में भी आप लैग्ड एंड स्टडी की ही उम्मीद करें, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, क्योंकि अनलैग्ड और अनस्टडी के न्यूमेरिकल्स ना पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना.
वो तो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे फिर, कि कर करके देखने पड़ेंगे। इसलिए न्यूमेरिकल ज़्यादातर लेग्ड एंड स्टडी पे ही आते हैं। मगर ग्राफ तो बनाए लेग्ड अनलेग्ड का, ग्राफ बनाया हमने अनलेग्ड और स्टडी का। चल जल्दी से शुरू कर। अनलेग्ड एंड स्टडी, अनलेग्ड मतलब क्या, हीट चेंज हो रही है, रेडिएशन और कन्वेक्शन की फॉर्म में बाहर रिलीज हो रही है, तो क्या ए बदल गया? अबे एरिया क्यों बदलेगा रॉड का? एरिया बदल जाएगा क्या? नहीं, एरिया क्यों बदलेगा? अच्छा ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, के डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो मटेरियल क्यों बदलेगा रॉड का? अरे वो भी सेम रहेगा। अच्छा आई चेंज होगा क्या? हाँ आई चेंज होगा। तो इस बार जो डी टी बाई डी एक्स तुमने निकाला था वो माइनस का के है तो ठीक है, लेकिन क्या वो माइनस के आई पे डिपेंड करता? नहीं आया समझ? भूला है कि नहीं आया? पक्का? अच्छा फिर अब क्या करें बताता हूँ। अभी यहाँ तक तो समझ में आया ना बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें। क्या इस बार डी टी बाई डी एक्स मतलब क्या, इस बार टी एक्स ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अबे पहले तीनों कांस्टेंट था, तब स्ट्रेट लाइन बनी थी। क्या इस बार ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट है क्या? क्या वो कांस्टेंट नहीं है? साथ साथ अच्छा कांस्टेंट नहीं है सर, बहुत बढ़िया। मतलब क्या वो चेंज हो रहा है? हाँ। तो बता पहला स्टेप, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं बेटा, बार बार देख लेना। पहला स्टेप, क्या ग्राफ ऐसे होना चाहिए कि ग्राफ कर्व होना चाहिए? क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, पहली बात तो ये। चलो कर्व होना चाहिए, तो कर्व भी तो बहुत सारे होते हैं सर। कर्व बहुत सारे मतलब सर कर्व ऐसे भी होते हैं, कर्व ऐसे भी होते हैं। तो कर्व में कैसे करें मैं बताता हूँ। पहले ये चेक करो स्लोप पॉजिटिव के नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। अगर यहाँ पे मैं स्लोप बनाना चाहूँ तो तुम्हें नहीं लगता है स्लोप पॉजिटिव है? अच्छा यहाँ पे मैं स्लोप बनाना चाहूँ, नेगेटिव है। कैसे सर? 180 से सॉरी 90 से ज़्यादा है ना? सबको फील आती है? सबको फील आती है बेटा? जिसको नहीं आती आप परेशान मत हो, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में ग्राफ का फुल डिटेल टॉपिक पढ़ाया गया है। अभी तक नहीं आया यूट्यूब पे तो आ जाएगा, परेशान मत हो। वहाँ पे आपको ग्राफ के बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। बाकी सब बच्चे जानते हैं ना बेटा? ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बनाओगे ऊपर वाला, खेला खत्म। अब सोच के देख, अगर ये एग्जाम में आ गया तो कितने मजे आएंगे। कुछ करना ही नहीं है, देखते हैं आंसर। भाई इतना ही सोचना है हर बार, बहुत सारे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि सर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव ये देख लो, चेंज हो रही है या कांस्टेंट ये देख लो, बस। तो मतलब खुल जा सिम, समझ आया क्या? चलिए एक ऐसा भी होता है। अब ये क्या है सर नौटंकी? देख इधर T1 और इधर T2, इधर एरिया 1 और इधर एरिया 2। सर इससे क्या होगा? अब स्टेडी नहीं रहेगा, अब स्टेडी नहीं रहेगा। क्यों? अरे dt बाई डी एक्स की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। क्योंकि सोच के देख, इधर का एरिया लगे इधर का एरिया लगे, तो एरिया बदल गया तो स्टेडी कैसे रहा? समझ पाया? ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अब के बार जो है इस तरीके का। अब बहुत कम आता है एग्जाम में, इसलिए हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो भी है वो सामने आपके। समझ पाया बेटा? चल अब समझे, ये मैंने बस यही लिखा है कि जब तक न्यूमेरिकल में कह ना दे तब तक तेरे को यही मानना है कि वो लैग्ड एंड स्टडी फ्लो है। ये लिखा मैंने, अनलेस मेंशन्ड एज्यूम रॉड और द गिवन ऑब्जेक्ट टू बी लैग्ड एंड स्टडी। ये बढ़िया वाला dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, बढ़िया वाला ही मानना होता है। समझ पाया? पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, बहुत कुछ डिस्कस किया हमने। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक रॉड है, इस साइड पे 100 डिग्री सेल्सियस, इस साइड पे 0 डिग्री सेल्सियस है। इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और कांस्टेंट के है। अब यह बोल रहा है कि 2 मीटर की रॉड है, ये बोल रहा है इस साइड से 0.5 मीटर आगे अगर एक पॉइंट मान लूँ पी, या कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है पी, नाम नहीं दिया मैंने, इस पे टेम्परेचर क्या 100 होगा कि कम होगा? 0 होगा कि ज़्यादा होगा? बताओ क्या टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पे, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट्स में बताओ बेटा, जो ऑनलाइन देख रहे हो फटाफट बताओ। डू इट, वीडियो नहीं देखनी है, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके क्लास, आई होप सो आप सबसे हो गया होगा, सबने कर लिया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार देखो भाई यहाँ 100 है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 100 का? अरे 100 का डिफरेंस है ना भाई। अच्छा कितनी मीटर पे डिफरेंस आ रहा है? 2 मीटर पे। तो सर करना क्या है? करना इस तरीके से है कुछ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दो। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना बैठा? सर टेम्परेचर ग्रेडियंट बैठ रहा है 100/2, तो बोले तो 50 डिग्री सेल्सियस। आप समझने की कोशिश करना, क्या मतलब 1 मीटर आगे आओगे इस पॉइंट से तो क्या 50 का ड्रॉप आ जाएगा, 50 का ड्रॉप आ जाएगा। लेकिन आना कितने मीटर है? 0.5 मीटर, मतलब क्या आधा मीटर। 1 मीटर आने पे 50 का ड्रॉप, तो 2 मीटर आने पे 100 का ड्रॉप।
आधे मीटर आने पे 50 के आधे का ड्रॉप, 25 का ड्रॉप। 100 से 25 का ड्रॉप लिया, आंसर कितना? 100 से 25 का ड्रॉप लिया, आंसर कितना? 75। 75 इज द आंसर। गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी? अब मेरी बात सुनो, करना एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही है, लेकिन सही से टेक्निक देखो करते कैसे। ये जो ऐसे किया है ये मैंने शॉर्टकट, जो मैंने बताया वो शॉर्टकट है, लेकिन मैंने डिटेल में किया है। और डिटेल में मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको डिटेल की, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी। तो इसे सॉल्व कैसे करते? देखो सॉल्व कैसे करते, हमें ना मान लेना है कि यहाँ का टेम्परेचर T है, उससे क्या होगा बताता हूँ। अब इमेजिन करो कि इधर की रॉड अलग है और इधर की रॉड अलग है, और दो रॉड आपस में लगी हैं सीरीज में। यहां सीरीज पैरेलल सोच, अरे एक रॉड इधर एक रॉड इधर, कैसे लगा है? सीरीज में। याद है वो सीरीज में 9th-10th में करते थे R1 + R2 + R3 करके, याद है वो सीरीज और पैरेलल? दो रॉड लगी हैं सीरीज में, एक के पीछे एक नहीं लगी हुई क्या? अब सुन, क्या सीरीज में करंट सेम रहता था कि चेंज हो जाता था? याद कराया गया था हमें, पता नहीं समझ में आया नहीं आया, लेकिन रट्टा मार के कराया गया था भाई, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। ये याद किया था। मैं बताऊंगा समय आने पे कि कौन सा क्यों रहता है, रीजंस बताऊंगा मैं, पर जब मैं करंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी हम हीट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको जो याद है उसे यूटिलाइज करते हैं कि हाँ सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना बेटा कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, ठीक है? मतलब कि इन दोनों में करंट सेम है, यस, इन दोनों में करंट सेम है। अच्छा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द करंट। यहां से इस रॉड में करंट निकालो, इस रॉड में निकाल लेते हैं। सर I इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी कितना? 100 - T अपॉन L। L कितना? 0.5। इस साइड में निकालो। सर I इज इक्वल टू के तो कोई रहेगा ना, के मतलब मटेरियल तो एक ही है ना, ए भी वही है, एरिया भी वही रहेगा। के ए डेल्टा टी कितना? T - 0 अपॉन 1.5, है ना? क्या इसको इक्वेट कर दें, मतलब ये और ये बराबर है? अरे हीट सेम रहता है ना बेटा, तो इधर की रॉड की हीट और इधर की रॉड की हीट का करंट, सॉरी हीट नहीं, हीट करंट सेम रहेगा। तो क्या मेरे को ऐसा लग रहा है ये इधर से चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, है ना? तो और ये 5 × 5, 5 × 3 = 15। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो रही है बस। सर यहाँ पे बचा 100 - T इज इक्वल टू T/3। तो क्या आ जाएगा? 300 - 3T उधर जाएगा क्या? 40, और T इज इक्वल टू 75। खेला खत्म। बताओ टॉपिक समझ में आया क्या? सीरीज पैरेलल। अब आपको सर क्यों बताया था? क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस शॉर्टकट जो मैंने आपको पहले बताया उससे नहीं होगा। ट्राई करो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे ट्राई करो, समझ में आया? ट्राई करो फटाफट। आई होप सो आप सबने कर लिया होगा बेटा, आपने तो ट्राई कर ही लिया था, है ना? देखो सर इस बार ये क्यों नहीं हो रहा? इस बार ये इसलिए नहीं हो रहा कि सर उस वाले क्वेश्चन में ना शॉर्टकट से इसलिए हो गया था क्योंकि यहां से यहां तक का के सेम था, यहां से यहां तक का के सेम था क्योंकि रॉड एक ही थी। पर यहां नहीं होगा क्योंकि यहां रॉड 3 है। सर अब क्या करें? मैं बताता हूं। वैसे मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए आप डिटेल में कैसे करें। सर इधर मान लो T1, इधर मान लो T2, और यही आपको निकालना है, सही है? लेकिन एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे आप, तीनों में ना सर करंट सेम है, हीट करंट सेम है। क्यों क्यों सेम है हीट करंट? जल्दी से बताओ, कमेंट से बताओ, आप लोग बताओ। क्योंकि सीरीज में है। वेरी गुड सर, तीनों के तीनों सीरीज में है तो करंट सेम है। तो सर इस वाली रॉड का करंट निकालते हैं। अब पूरी रॉड को एक साथ नहीं कर सकते, इतनी 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 कर सकते हो। इस वाली रॉड का करंट निकालो। सर आ जाएगा 150 - T1 के ए बाय एल। अरे ये तो ना I इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल, के ए डेल्टा टी बाय एल। दैट करंट शुड इक्वल टू, क्या इधर वाला करंट? तो इधर वाला करंट बता, के क्या इसका के 2K है, ए एरिया सबका सेम है, अपॉन में एल, एल इसका 2L है, और T1 माइनस T2। बोला आया कि नहीं आया? सही है। अच्छा, डेट शुड ऑल्सो इक्वल टू, वेरी गुड, क्या 3KA / 3L, और यहाँ पे T2 - 0।
बोल फील आया कि नहीं आया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है के को उड़ा दो यार कॉमन लेके, और मैं तो कहता हूँ ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये के और ये के उड़ गया, ये एल उड़ गया। सही है ना? सो व्हाट यू हैव डू, कंपेयर इट। आपके पास क्या क्या है? आपके पास एक तो है सर यहाँ से 150 माइनस T1 शुड इक्वल टू ना ना, इसे तीसरे वाले से मिलाओ सीधा, 3 से 3 कट गया, सब सिर्फ क्या बचा? T2, पहली इक्वेशन। सही है, सही है। अच्छा सर अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, क्या T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2। कैलकुलेट बच्चे, हो क्या रहा है कि आपके पास ना 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करनी थी, ऐसे जल्दी हो जाएंगी, ऐसे जल्दी हो गई बस। और क्या 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 T1 इज इक्वल टू 2T2, तो यहाँ पे T1 की जगह क्या 2T2 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे T1 की जगह 2T2 पुट कर दो। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ, नहीं आया तो बताना। क्या उधर आ जाएगा, क्या उधर आ जाएगा, तो बोले तो 3T2, तो क्या 3T2 इज इक्वल टू 150, तो T2 कितना? कैलकुलेशन में अगर अजीब लग रहा है तो बताओ, बाकी लॉजिक बस सब परफेक्ट है। सबको आ गया बेटा? पक्का आ गया? अच्छा T2 अगर 50 है, T2 अगर 50 है तो T1 कितना? खेला खत्म। समझ पाए? सब लोग समझ में आए? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, एक बार चेक कर लेते हैं। 100 और 50, जिंदगी बढ़िया एकदम। पक्का कर पाएंगे? चलिए आज एक और करेंगे, अच्छे से करना, मतलब अच्छे से ट्राई करो। लॉजिक मैं बताऊंगा अगला, अब बार बार क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा मैं। एक और ट्राई करो सब ऑनलाइन में बेटा, ट्राई करो। क्वेश्चन देख लो एक बार। ये रॉड है और ये एक ऐसे चैम्बर में है जिस चैम्बर में आइस है। सही है? ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये रॉड इस साइड से बहुत गर्म है, 160 डिग्री सेल्सियस पे है। रॉड का के दे रखा है 21 वॉट बाय मीटर पर केल्विन। रॉड की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। करना क्या है, आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में, देखो लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड पर सेकंड इफ द एरिया इज दिस। एरिया भी दे रखा है, मतलब ये बताना है कि 1 सेकंड में कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी। 1 सेकंड में कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी ये बताना। गॉट इट? सब लोग कैलकुलेट करेंगे, जेई का क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। आई होप सो आप सबने कर लिया होगा। देखो देखो टफ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, मगर मतलब ठीक ठाक एवरेज कह सकते हो आप, मोर देन एवरेज भी आप कंसिडर कर सकते हो उसको। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, वही बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितना आइस मेल्ट होगा। देखो बच्चे, कैलकुलेशन और करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। इस बात को समझो, आइस मेल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या ये वाली साइड रॉड की गर्म हो रही है और वो गर्म होकर ही तो हीट सप्लाई करेगी बर्फ को। ये बात तो पक्का है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज, पहले आप ये निकाल लो कि यहां से यहां हीट पहुंचेगी कैसे। आपको सर कैसे, कैसे नहीं कितनी, यहां से यहां पर हीट पहुंचेगी कितनी। आपको सर ये कैसे निकालें, इसका तो फॉर्मूला नहीं पता। नहीं पता है, देखो ना, हीट पर सेकंड का पता है। अरे यार तो 1 सेकंड में कितनी हीट आई ये पता है, तो 2 सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई, 3 सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या है यार। बेसिकली अगर तेरे को चाहिए ना अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट करंट निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या ही रहा है, पर सेकंड, मतलब क्या वो 1 ही सेकंड की बात कर रहा है, और 1 ही सेकंड की तो बात हीट करंट में होती है। तो चलो कह क्या रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको हीट करंट निकालना है IH, दैट इज इक्वल टू dq ओवर dt, एंड दैट इज बेसिकली द हीट इन दिस केस। बताओ हाँ या नहीं? इस केस में तो वही हीट है ना 1 सेकंड की, तो बता आया कि नहीं? तो Q की वैल्यू हो गई कि I की वैल्यू, I का फॉर्मूला लगा दो, के ए डेल्टा टी बाय एम। के कितना 21, एरिया कितना 0.1 के ए डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना 160 इधर, और इधर कितना है 0। कैसे? अरे सर आइस में जो पार्ट है वो तो 0 डिग्री पे ही रहा होगा ना, वैसे भी यहाँ मेंशन है 0। अच्छा, के ए डेल्टा टी बाय एल, एल कितना है 2। देखो आया कि नहीं आया? तो बेसिकली क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इसे उड़ाकर इसे लिखूं तो क्यू की वैल्यू आ रही है 21/20 जूल की कैलोरी। अबे 21/20 जूल की कैलोरी, जूल सब कुछ ऐसा ही में नहीं लिया क्या आपने, लेंथ ऐसा ही में नहीं लिखा आपने, एरिया ऐसा ही में नहीं लिखा आपने, जूल।
बताओ समझ में आया? कि इतनी जूल हीट इस पॉइंट पे पहुंची है, क्या वही हीट सप्लाई होगी बर्फ को? और जब बर्फ को सप्लाई होगी तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा अगर वो माइनस में होता, लेकिन ये तो जीरो पे है, तो स्टार्ट कर देगा मेल्ट होना। और जब ये स्टार्ट कर देगा मेल्ट होना तो क्या बेसिकली एमएल वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो एम एस डेल्टा टी लगता, अभी तो एमएल वाला लगेगा। अगर एमएल वाला लगेगा तो देखें क्या सर 21/20 ये तो है क्यू इज इक्वल टू एम, सर एम तो निकालना ही है, इंटू एल। एल कितना होता है 80, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्यों? क्या इसे पहले एसआई में बदलना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, क्या 4200, देखो जो आएगा मास इधर से आ जाएगा। यहाँ से मास जो आएगा वो केजी में आएगा कि ग्राम में आएगा? सब कुछ एसआई में है तो मास भी एसआई में आएगा, केजी में आएगा। अब आप देख लेना आंसर शीट में केजी में दे रखा है कि ग्राम में दे रखा है, उस हिसाब से कन्वर्जन कर लेना। बताओ आया कि नहीं आया? सबको आया बेटा समझ? पक्का? पक्का सॉल्यूशन मैंने करा ही हुआ है, अपने परेशान नहीं होना है। लेकिन एक और बात, यूजुअली जो आंसर होगा ना इस चैप्टर में वो ग्राम में होगा, बिकॉज किलो के किलो बर्फ पिघला दोगे क्या 1 सेकंड में? अभी ग्राम में पिघलेगा ना बर्फ, तो इसलिए। पर कोई बड़ी बात नहीं है, शायद आपको समझ में आया। सॉल्यूशन ऐसे ही है, सब कुछ आपके सामने है। यह आया था 1/2000 kg, अभी तो ग्राम में बदलना तो आता ही अपने को, ठीक है। 0.5 ग्राम मतलब 1 ग्राम से भी कम, आधा ग्राम 1 सेकंड में पिघल रहा है। चलिए अभी हम बाकी सारे क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन आप घर करेंगे, ये होमवर्क है बेटा, ज़्यादा टेंशन की बात तो है नहीं, सॉल्यूशन मैंने लिखा ही हुआ है। तो बेसिकली अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन देख के कर लेंगे, पहले अपने आप करना है, पहले सबको ऑनलाइन में भी अपने आप करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा फिर ये हम कल पढ़ेंगे, एनालॉजी विद ओम्स लॉ, ये हम कल देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।